हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सयम क्लास चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस और मिल सके। आज हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। गैलीलियो गैलीली एक ऐसे साइंटिस्ट थे। गैलीलियो फर्स्ट ऑफ ऑल सेड दैट ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम। गैलीलियो जो फर्स्ट ही थे जिन्होंने कहा था कि ऑब्जेक्ट मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से जब नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम, जब कोई फोर्स एक्ट उनके ऊपर नहीं होती। दिस मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस पाथ, नो अदर फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट, द ऑब्जेक्ट वुड बी मूविंग फॉरएवर। इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है फ्रिक्शनलेस पाथ पे मूव करता है, जब उससे फ्रिक्शन ही नहीं है या फिर नो अदर फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, और कोई और फोर्स उसके ऊपर लग ही नहीं रही, तो वो फॉर एवर मूव करता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रही। बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट। लेकिन प्रैक्टिकली ये कोई पॉसिबल थोड़ी है कि एक ऑब्जेक्ट घूमता ही रहे या मूव करता रहे। इसलिए प्रैक्टिकली ये तो पॉसिबल नहीं है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, बिकॉज टू अटेन द कंडीशन ऑफ जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स इज इम्पॉसिबल। इसलिए जो उसकी कंडीशन जीरो लाने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स इम्पॉसिबल है। फ्रिक्शन ऑफ force of air and many other forces are almost acting upon an object। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है या फोर्स ऑफ एयर लगती है या कोई भी अदर फोर्स लगती है, वो हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर लगेगी ही। ऐसा तो है नहीं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी नहीं या फिर फोर्स ऑफ एयर तो हर जगह है, फोर्स ऑफ एयर तो लगेगी। मैनी अदर फोर्सेस जैसे ग्रेविटी, अगर अर्थ मूव करे तो ग्रेविटी तो लगेगी। इसलिए न्यूटन्स ने लॉज ऑफ मोशन निकाला। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन किसने फाइंड आउट किया? न्यूटन ने। इसलिए इसका नाम रखा गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन स्टडीड द आइडियाज ऑफ गैलीलियो एंड गिव द 3 लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने जो गैलीलियो के आइडियाज थे, जो इसने पढ़े थे या सोचे थे, उसको देख के मतलब उसको पढ़ के और उसने क्या किया, उसने 3 लॉज ऑफ मोशन बनाए। दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इन लॉज को क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? अगर हम देखें तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम कह सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। एन ऑब्जेक्ट remains in the state of rest or in uniform motion along a straight line until it is compelled to change the state by applying external force। एक ऑब्जेक्ट वो रहता है रिमेन, उसी में स्टेट में रहता है, या फिर अगर वो रेस्ट में है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, जब तक उस पर कोई और फोर्स नहीं लगेगी, जब वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो मैंने आपको बताई है। If an object is in the state of rest, then it will remain in rest until external force is applied। जो एक ऑब्जेक्ट है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा जब तक उसकी ऊपर एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट। अप्लाई नहीं होगी इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। Similarly, an object will remain in motion until an external force is applied। उसी तरह जो एक ऑब्जेक्ट रिमेन इन मोशन, जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है ओवर इट, इसके ऊपर, टू चेंज इट्स स्टेट, इसका स्टेट चेंज करने के लिए। दिस मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स विशेष टू इन चेंजिंग देयर स्टेट। इसका मतलब ये है कि जो सारे ऑब्जेक्ट है वो अपने स्टेट चेंज करते रहते हैं। देयर स्टेट, द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली। जिस ऑब्जेक्ट का स्टेट है वो सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्सेस से ही चेंज हो सकता है, वरना अपने आप नहीं हो सकता। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ। इसकी कुछ ये एग्जांपल्स देखिए।
जो हमारी एवरीडे लाइफ में होते हैं। पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली। आपने भी कई बार अपने आप को फील किया होगा कि जो कोई भी पर्सन बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, जब बस में स्टैंड हो या फिर बस में खड़े हो, आप फोर्स बैकवर्ड होते हो, पीछे की तरफ जाते हो जब बस मूविंग स्टार्ट करती है अचानक से। दिस हैपन्स बिकॉज द पर्सन एंड द बस बोथ आर इन रेस्ट। इसका क्यों हुआ? क्योंकि जो पर्सन और जो बस दोनों किस में थी? रेस्ट में थी। while the bus is not moving, but as the bus starts moving the legs of person start moving। बस ठीक है। अब ये देखिए आप, जो पर्सन है बस है दोनों रेस्ट पर है। बस स्टार्ट मूविंग की अचानक से, तो पर्सन के लेग्स ने भी मूविंग कर दी स्टार्ट, लेकिन जो उसके रेस्ट पोर्शन यानी बचा हुआ पोर्शन था उसकी बॉडी का, पर्सन के यानी अपर पार्ट, वो तो रेस्ट पर था, वो रेस्ट पर रहने की कोशिश करेगा। रेस्ट पे था तो वो अपनी पीछे वाली पोजीशन में वापस चला गया। रेस्ट ऑफ पोर्शन ऑफ हिज बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू रिमेन इन रेस्ट। बिकॉज ऑफ दिस द पर्सन फॉल्स बैकवर्ड इफ ही इज नॉट अलर्ट। इसलिए ऐसा होता है कि पर्सन बैकवर्ड की तरफ जाता है अगर उसको अलर्ट ना किया जाए। ए पर्सन स्टैंडिंग इन मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड इफ ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली। अगर एक पर्सन है जो बस में स्टैंड हो रहा है, या बोल सकते हैं आप भी स्टैंड हो मूविंग बस में, और वो अचानक से ड्राइवर है जो ब्रेक अप्लाई करता है, सडनली अप्लाई कर देता है, तो क्या होगा? दिस हैपन्स बिकॉज बस इज मूविंग, द पर्सन स्टैंडिंग इन इट इज ऑल्सो इन मोशन अलोंग विद बस। बस मूव कर रही है तो पर्सन भी मूव मोशन में है उस बस के साथ। बट व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक द स्पीड ऑफ बस डिक्रीजेज सडनली और बस कम्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट सडनली। जब ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई किए तो या तो उसकी स्पीड एकदम कम होगी, या फिर बोल सकते हो रेस्ट पर आ गई। ठीक है, रेस्ट पर भी आ गई वो बस, तो क्या हुआ? इन दिस कंडीशन द लेग्स ऑफ द पर्सन विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द बस कम इन रेस्ट। तो उसके लेग्स क्या है जो कॉन्टैक्ट में थे बस के, वो रेस्ट में आ गए, रेस्ट में आ गए। तो फिर अब क्या हुआ? while the bus come in rest, while the rest part of the body have tendency to remain in motion। लेकिन जो रेस्ट पार्ट है बॉडी का वो क्या चाहता है? इसमें रहना, मोशन में। बिकॉज ऑफ दिस पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड इफ ही इज नॉट अलर्ट। इसलिए क्योंकि पर्सन अलर्ट नहीं हुआ था और वो फॉरवर्ड फॉल हुआ। बिफोर हैंगिंग द वेट clothes ओवर लॉन्ड्री लाइन, usually many jugs are given to the clothes to get them dried quickly। Because of jugs, droplets of water from the pores of the cloth falls on the ground and reduce amount of water in cloth dries them quickly। आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन करते हैं। दिस हैपेंस, ये इसलिए हुआ क्योंकि जो क्लोथ्स है मेड इन मोशन बाय गिविंग जग्स। जो क्लोथ्स है वो मोशन में हो जाते हैं जग्स देने से। जग्स यानी बोल सकते हैं झाड़ने से। द वाटर ड्रॉपलेट्स इन इट हैव द टेंडेंसी टू रिमेन इन रेस्ट। जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो टेंडेंसी में रहते हैं, या फिर जो रिमेन ऑफ रेस्ट में थे, ठीक है, रेस्ट में थे, और जब हमने उसको जर्क किया तो वो अचानक क्लोथ तो मोशन में आ गया, लेकिन जो वाटर था वो तो रेस्ट में था, तो वो नीचे गिर गया। इसलिए व्हेन अ पाइल ऑफ अ कॉइन और द कैरम बोर्ड इज हिट बाय स्ट्राइकर, द कॉइन ओनली एट द बॉटम मोस्ट अवे लीविंग रेस्ट ऑफ द पाइल और द कॉइन एट द सेम प्लेस। अभी आप भी देख सकते हैं, आप कभी कैरम बोर्ड खेल रहे हो तो अगर आप स्ट्राइकर से किसी कॉइन को हिट करते हैं तो जो नीचे वाला कॉइन होगा वही हिलेगा, ऊपर वाला कॉइन वही का वही नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला भी रेस्ट पे, नीचे वाला भी रेस्ट। अगर अचानक नीचे वाला रेस्ट पर आ जाता है तो ऊपर वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, तो वो रेस्ट में ही रहा और नीचे वाला चला गया। इसलिए नीचे वाला क्या हुआ? चला गया। द पाइल हैज टेंडेंसी टू कम इन द रेस्ट। लेकिन जो दूसरे कॉइन्स है उनकी जो अंदर टेंडेंसी है रेस्ट में रहने की, एंड दे वर्टिकली पास कैरम बोर्ड एंड रिमेन एट द प्लेस।
इसलिए वो नीचे की ओर आके गिर के लेकिन कैलपोर्ट में उसी जगह पर रहे। अब हम पढ़ेंगे मास और इनर्शिया के बारे में। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट रesists टू गेट डिस्टर्ब स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब ही क्या है? इनर्शिया या फिर हम बोल सकते हैं लॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बात एक ही है। अब जो इनर्शिया है, इनर्शिया किस तरह मेजर की जाती है? इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। जो इनर्शिया है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस मीन्स इनर्शिया इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मास। तो अगर इनर्शिया इंक्रीज होएगी तो किससे इंक्रीज होएगी? मास के इंक्रीज होने से। और डिक्रीज होएगी अगर मास डिक्रीज होता है। तो मतलब अगर डिक्रीज मास तो डिक्रीज इनर्शिया, इंक्रीज इन मास तो इंक्रीज इन इनर्शिया। A heavy object will have more inertia than the lighter one. In other words, natural tendency of an object that resists the change in state of motion or rest of an object is called inertia. जो फिर हैवी ऑब्जेक्ट होता है उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है लाइटर वन से, यानी हल्के से। इन अदर वर्ड्स, द नेचुरल टेंडेंसी of an object that resists the change in state of motion or rest, the object is called inertia. हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं नेचुरल टेंडेंसी, इसकी नेचुरल टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट की, और कहती है कि वो अपने रिसिस्ट रहती है उसी मोशन में, उसी स्टेट में रहने की कोशिश करेगी। या तो वो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी या फिर वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी। द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया, इसी को बोलते हैं इनर्शिया। Since a heavy object have more inertia, thus it is difficult to push or pull a heavy box over the ground than the lighter one. क्योंकि इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट हैवी है तो हम उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा हुई, तो क्या डिफ़िकल्ट हुआ हमारे लिए पुश करना किसको? हैवी बॉक्स को ग्राउंड से। या लाइटर वन का पुश करोगे तो क्या होगा? वो तो मूव ही हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो मोमेंटम होती है वो मोशन की पावर होती है। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी और मास की जो प्रोडक्ट होती है, या फिर बोल सकते हैं वेलोसिटी मल्टीप्लाई मास, इक्वल किसके हुआ? मोमेंटम के। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी। मोमेंटम को हम डिनोट किससे करते हैं? पी से। जैसे हम इनिशियल वेलोसिटी को u से, फाइनल को v से, टाइम को t से, उसी तरह मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं। देयरफॉर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल किसके हुआ? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो फिर जो मोमेंटम है किसी ऑब्जेक्ट का वो किसके इक्वल हुआ? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी के। तो p इक्वल हुआ हमारा m मल्टीप्लाई v के। जो p है वो m मल्टीप्लाई v के इक्वल हुआ, वेयर p इक्वल मोमेंटम, m इक्वल मास, v इक्वल वेलोसिटी। सम एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड मोमेंटम। कुछ इसके पॉइंट्स हैं मोमेंटम के। अ पर्सन गेट इंजर्ड इन अ केस ऑफ हिटिंग बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज स्टोन, पेपल्स और एनीथिंग बिकॉज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मोमेंटम है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो एक पर्सन है वो इंजर्ड हुआ या उसके चोट लगी, किसकी वजह से? किसी पत्थर के लगने से, किसी पेबल के लगने से, या किसी भी चीज़ से लगने से अगर उसको इंजरी हुई, किस वजह से हुई? मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट के, जो उसकी मोमेंटम की वजह से। इवन अ स्मॉल बुलेट इज एबल टू किल अ पर्सन व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंटम ड्यू टू ग्रेट वेलोसिटी। जो एक बुलेट है वो किसी भी एक पर्सन को मारने के लिए एक छोटी सी बुलेट काफ़ी है। क्यों? क्योंकि वो फायर कर जाती है गन से और उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ग्रेटर होती है, इसलिए। अ पर्सन गेट इंजर्ड सेवरली व्हेन हिट बाय ए मूविंग व्हीकल बिकॉज ऑफ मोमेंटम ऑफ व्हीकल ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी। एक पर्सन है वो इंजर होता है सेवरली अगर वो किसी मूविंग व्हीकल के हिट हो जाता है, क्योंकि मोमेंटम ऑफ व्हीकल ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी। एक तो मोमेंटम ऑफ व्हीकल, उसकी मास भी ज़्यादा, उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा। अब वो हिट होएगा तो मोमेंटम ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा होगी तो फिर वो वैसे तो या तो मर जाएगा या इंजर हो जाएगा बुरी तरह।
अब मोमेंटम और मास के बारे में पढ़ेंगे। सिंस मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जो मोमेंटम है वो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, यानी P इज इक्वल M × V ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर। दिस मीन्स मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास एंड वेलोसिटी के। मोमेंटम इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ आइदर मास और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम है इंक्रीज होता है इंक्रीज ऑफ या तो मास से इंक्रीज होने से या वेलोसिटी के इंक्रीज होने से। दिस मीन्स इफ अ लाइटर और a heavier object is moving with same velocity, so the heavier box या बोल सकते हैं heavier object will have more momentum than lighter one। हमें अगर देखनी है किसी दो चीज़ की मोमेंटम कंपेयर करनी है, अगर उसकी या तो वेलोसिटी ज़्यादा है या तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम ज़्यादा, या मास ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा। और अगर वेलोसिटी ही सेम हो जाए तो हम किसके ऊपर डिपेंड करके दिखाएंगे कि मास की मोमेंटम ज़्यादा किसका है, तो वेलोसिटी तो होगी सेम। अब हमें क्या देखना है फिर बचा मास देखेंगे तो हैवियर का मास ज़्यादा होगा, लाइटर का कम होगा, इसलिए हैवियर ऑब्जेक्ट विल हैव मोर मोमेंटम देन द लाइटर वन। A small object is moving with great velocity, it has tremendous momentum। एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है ग्रेट वेलोसिटी से, बहुत अच्छी वेलोसिटी से, इसलिए उसके पास ट्रिमेंडस मोमेंटम है। एन ऑब्जेक्ट तो बिकॉज ऑफ मोमेंटम इट कैन हार्म एन ऑब्जेक्ट मोर सेवरली। इसलिए जो मोमेंटम है कि उसकी वजह से ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को हार्म कर सकती है अच्छे से। एग्जाम्पल, अ स्मॉल बुलेट हैविंग अ लिटिल मास इवन किल अ पर्सन व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। एग्जाम्पल दे सकते हैं हम इस पॉइंट का कि जो स्मॉल बुलेट, छोटी सी गोली, किसी भी एक पर्सन को किल करने के लिए काफ़ी है जब वो अगर गन से फायर की जाती है। यूजुअली रोड एक्सीडेंट प्रूव मोर फैटल because of high speed than in slower speed. This happens because vehicle running with high speed have greater momentum compared to a vehicle running with slower speed। तब जो तेज स्पीड से चल रहा है व्हीकल वो स्लोअर स्पीड वाले व्हीकल को हार्म तो करेगा ही। इसलिए मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोमेंटम अगर है किसी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहते हैं, लेट एन ऑब्जेक्ट विद मास m इन द स्टेट ऑफ इन द रेस्ट। ठीक है, हम मास लेते हैं m और रेस्ट में यानी वेलोसिटी हुई 0। तो नाउ वी नो दैट मोमेंटम इक्वल किसके है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी के। p इक्वल है m × 0 के, तो 0 इक्वल हुआ, मतलब अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे चाहे इसको 1 ले 100 ले कुछ ले आएगा तो 0 ही। Thus the momentum of the object in the rest is non-moving is equal to 0। तो अब इसकी मोमेंटम 0 ही रहेगी अगर कोई पर है। अब यूनिट ऑफ मोमेंटम देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या हुई हमारे पास kg, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। वी नो दैट मोमेंटम p इक्वल किसके है m × v, यानी kg × मीटर पर सेकेंड इक्वल kgm पर सेकेंड, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोमेंटम। अब इसकी थोड़ी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ मोशन, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ ए स्टोन हैविंग मास ऑफ 10 kg व्हेन इट इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा अगर मोमेंटम है, मोमेंटम निकालनी है हमें इसकी। एक मास है एक ऑब्जेक्ट का कितना 10 kg और थ्रोन हुआ कितनी वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकेंड की। मास 10 kg, वेलोसिटी v यानी 2 मीटर पर सेकेंड। वी नो दैट मोमेंटम t मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, तो क्या होगा p इक्वल 10 × 2 यानी 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हम एग्जांपल सेकेंड लेते हैं इसका। तो कैलकुलेट द मोमेंटम निकालना है किसी बुलेट का, 25 ग्राम की है, व्हेन इट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन विद अ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। 25 ग्राम की बुलेट वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड की है, तो हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। इसकी मल्टीप्लाई करके 25 ग्राम है तो केजी में तो निकालना पड़ेगा, तो केजी में निकाल लेंगे तो इसकी आएगी 25/1000 यानी 0.25 kg। सिंस p इक्वल m × v,
0.05 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 2.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसकी मोमेंटम यही हुई। इसमें भी थर्ड में भी कैलकुलेट करना है मोमेंटम, फोर्थ में क्या करना है, हमें मोमेंटम निकालना है, फिफ्थ में भी मोमेंटम निकालना है। अब हम वेलोसिटी ऑफ कार v 0 सेकेंड, इसी तरह ये कार फिफ्थ वाला भी दे रखा है। अब हम लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड बैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। द रेट ऑफ चेंज है मोमेंटम की किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसी डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेते हैं हम इसका। सपोज मास ऑफ ऑब्जेक्ट m kg, किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या है m kg, इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा p1 इक्वल mu, फाइनल मोमेंटम p2 यानी mv। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम mv माइनस mu यानी m मल्टीप्लाई v माइनस u। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका होगा, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम यानी m मल्टीप्लाई v माइनस u बाय t के। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ सेकेंड लॉ, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ जो ये सब कुछ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वी नो दैट a इक्वल किसके है v माइनस u बाई टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने देखी है कि a इक्वल होता है v माइनस u बाई टी। तो फोर्स इक्वल किसके हुआ कि ma, वेयर k इज कॉन्स्टेंट है, इट्स वैल्यू कैन बी एज्यूम्ड एज 1। तो इसकी वैल्यू जो है वो एज्यूम कर सकते हैं हम 1 के। तो f इक्वल 1 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई a, तो f इक्वल 1 के मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई a कहाँ से आया v माइनस u बाई टी से, और न्यू। तो फिर इसकी SI यूनिट क्या निकली हमारे पास kg मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और न्यूटन। ओके अच्छा, अब न्यूटन क्या है, एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इज सीन इन बॉडी ऑफ मास 1 kg। कोई भी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड की सीन होती है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर की सीन होती है किसी भी बॉडी में, बॉडी ऑफ मास 1 kg, एक 1 kg मास की, देन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज सेड टू बी 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन होगी उसके ऊपर फोर्स। प्रूव ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ। First law states that if external force F is 0, then the body keeps moving with the same velocity, or a body at rest continues to be at rest। हमने देखा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो एक्सटर्नल फोर्स F है वो किसके इक्वल है 0 के, then a moving body keeps moving with the same velocity, or a body at rest continue to be at rest। F इक्वल किसके है 0 पे, we know F इक्वल m मल्टीप्लाई v माइनस u बाई t। A body is moving with initial velocity u, then m is मल्टीप्लाई v माइनस u बाई t इक्वल 0 के। तो v माइनस u क्या हुआ हमारे पास 0, तो v इक्वल 0 u के, v इक्वल u हुआ तो यानी 0 ही हुआ। द फाइनल वेलोसिटी इज ऑल्सो सेम, जो फाइनल वेलोसिटी है वो ऑल्सो सेम है। बॉडी इज एट रेस्ट, तो बॉडी रेस्ट पर है, तो u इक्वल 0 के। देयरफॉर फ्रॉम अबव u इक्वल v इक्वल 0, सो द बॉडी विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर किसी भी एक्शन के लिए उतना ही इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। एप्लीकेशंस, इसकी थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। वॉकिंग इज अनेबल्ड बाय थर्ड लॉ, जो हम वॉक करते हैं वो थर्ड लॉ की वजह से कर पाते हैं। बोट मूव्स बैक व्हेन ही डिबोर्डेड, जो बोट है वो मूव करते हैं बैकवर्ड जब हम उसको डिबोर्ड करते हैं। अ गोल रिकॉइल्स, जो कोइन है वो रिकॉइल्स करती है। जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो गन पीछे की ओर आती है। रोलिंग ऑफ ए बोट, उस बोट को चलाना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, अब हम वो पढ़ेंगे। व्हेन टू बॉडीज या उससे भी ज़्यादा एक्ट अपॉन वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर एक्ट करती है,
देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, उसका जो टोटल मोमेंटम है वो रिमेन रहता है कांस्टेंट। और कन्वर्स या फिर कन्वर्स भी बोल सकते हैं। प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग, तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रही है। सपोज टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ईच ऑफ मास m एंड m2, दो बॉडी है, एक m1 है एक m2 है, आर मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटीज u1 एंड u2, क्योंकि अब वो मूव कर रही है, शुरुआत से कर रही है, इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या होगी u1 एंड u2। अब वो आ रहे हैं, स्ट्राइक कर जाते हैं अचानक से आपस में, तो स्ट्राइक कर लिया, स्ट्राइक के इधर आफ्टर टाइम t, कितने टाइम तो t टाइम के बाद स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटीज v एंड v2 रिस्पेक्टिवली, तब वो टकरा के अपनी दिशा बदल देगी। तो फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी हमारे पास v1 v2, उससे मूव करने लगेंगे। नाउ इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल किसके हुआ, इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, m मल्टीप्लाई v यानी m1 मल्टीप्लाई v1 u1, इनिशियल में b की m2 मल्टीप्लाई u2, फाइनल मोमेंटम ऑब्जेक्ट a की तो m1 मल्टीप्लाई v1, फाइनल मोमेंटम b की m2 v2। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन a इक्वल f1, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन a तो हो गया हमारे पास f1, तो फिर m1 fv1 माइनस m1 u1 मल्टीप्लाई t इक्वल किसके हुआ, m1 मल्टीप्लाई v1 माइनस u1 बाय t। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन b, अब जो रेट है चेंज मोमेंटम का वो b है, तो f2 इक्वल किसके हुआ, m2 v2 माइनस m2 u2 बाय t, किसके इक्वल हुआ, m2 v2 माइनस u2 बाय t। वी नो फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन f1 इक्वल माइनस f2, हमारे पास जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन आया था उसके हिसाब से जो f1 है, एवरी रिएक्शन ईच हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसलिए द इनिशियल मोमेंटम इक्वल हुआ फाइनल मोमेंटम के हुआ। तो फिर m1 मल्टीप्लाई v1 माइनस u1 बाई t किसके इक्वल हुआ, माइनस m2 v2 माइनस u2। तो क्रॉस करते हैं हम इसको आपस में, तो t कट हो जाएंगे, इससे m1 v1 माइनस m2 u2 बच गया, इधर m2 v2 प्लस m1 u1 हो गया। अब इनको क्रॉस करते हैं तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल हुआ m1 v1 प्लस m2 v2। दस इनिशियल मोमेंटम इक्वल है फाइनल मोमेंटम के। अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं। बुलेट ऑफ अ मास 20 ग्राम is fired horizontally with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg and find the recoil velocity of the pistol। तो वो कितना में से जाएगी, रिकॉइल ऑफ पिस्टल है, तो वो बुलेट को फायर करती है, तो वो उसका एक्शन हुआ, तो बुलेट को फायर करके इसका अपोजिट रिएक्शन हुआ कि गन पीछे की ओर गई। इनिशियली बुलेट इज इनसाइड द गन एंड इट इज़ नॉट मूविंग। फर्स्ट टाइम जो वो है बुलेट वो इनसाइड द गन थी, इसलिए वो मूव नहीं कर रही थी। तो मास इक्वल क्या, m1 प्लस m2 यानी 0.02 क्या हुआ हमारे पास, m1 बुलेट का मास, m2 यानी पिस्टल का मास यानी 2 kg, तो हमारे पास क्या है 2.02 kg इसका मास आया। और u1 क्या हमारे पास 0, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा हमारे पास 0। लेट वेलोसिटी ऑफ पिस्टल भी v2 एंड v1, जो वेलोसिटी है पिस्टल की वो v2 और v1 लेते हैं। फॉर द बुलेट इक्वल 150 मीटर पर सेकेंड, जो बुलेट है वो मूव कर रही है 150 मीटर पर सेकेंड से। फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, m1 v1 प्लस m2 v2 किसके इक्वल हुआ, 0.02 मल्टीप्लाई 150 प्लस 2v2, ऐसे करके ये हमारे पास क्या आ गई सेकेंड। वी नो दैट इनिशियल मोमेंटम इक्वल किसके है, फाइनल मोमेंटम के। जो इनिशियल मोमेंटम है वो इक्वल है फाइनल मोमेंटम बाय 100 के, तो 0.02 मल्टीप्लाई 150। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो हमारे पास v2 फाइंड आउट होके आता है 1.5 मीटर
पर सेकेंड नेगेटिव साइन में। तो इसमें नेगेटिव साइन क्या है? वी साइन इंडिकेट्स दैट गन रिकॉइल्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द बुलेट। ये दिखाता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रिकॉइल कर रही है किसकी? बुलेट के। तो अब ये दूसरा एग्जांपल है ऐसे ही। यहाँ पे हमारा फोर्थ का चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।